हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विधायिका मतलब हमारी संसद के बारे में। तो संसद को पढ़ने से पहले आपको विधायिका के बारे में जानना जरूरी होगा। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं कि विधायिका किसे कहते हैं। तो सरकार के या शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो जो हमारी सरकार होती है या हमारे जो शासन होता है, तो सरकार या शासन इसके 3 अंग होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सरकार के या शासन के 3 अंग कौन कौन से हो जाते हैं? तो इसमें एक हो जाता है पहला विधायिका, और इसके बाद फिर दूसरा कार्यपालिका, और इसके बाद फिर तीसरा हो जाता है न्यायपालिका। यह आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ऐसे हम इसमें देखते हैं कि इस प्रकार से 3 हमारी सरकार के या हमारे शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का कार्य क्या होता है? तो विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, विधियों का निर्माण करना। फिर कार्यपालिका का काम क्या होगा? तो विधायिका ने जो कानून बनाया है उनको लागू करना, ये कार्यपालिका का कार्य होता है। फिर न्यायपालिका का काम क्या होगा? तो विधायिका ने जो कानून बनाया है उस कानून की जांच करना कि कहीं ऐसा कानून तो विधायिका ने नहीं बनाया है जिससे हमारे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो ऐसे कानून को, ऐसी विधि को हमारी न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जो सरकार के 3 अंग हैं, इसमें से पहला अंग यहाँ पर आता है विधायिका। तो विधायिका, इसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं। ये क्या काम करती है? तो हमारे भारत के स्तर पर विधायिका कानून बनाने का काम करती है और राज्यों के स्तर पर भी विधायिका कानून बनाने का काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो विधायिका होती है इसके 2 स्तर होते हैं, एक तो केंद्र के स्तर और एक राज्य के स्तर पर। तो जो विधायिका होती है 2 स्तर पर कार्य करती है, 2 स्तर पर विधि बनाती है, कानून बनाने का काम करती है। जिसमें पहला हम देखते हैं कि संघीय विधायिका। तो संघीय विधायिका का मतलब क्या होगा? ये हमारे भारत के लिए, ये हमारे पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। ऐसी विधायिका को हम संघीय विधायिका या केंद्रीय विधायिका के नाम से जानते हैं और इसी को हमारे भारत की संसद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जो संघीय विधायिका है, केंद्र की विधायिका है, इसी को संसद कहा जाता है। तो संसद जो भी कानून बनाती है यह कानून पूरे भारत में लागू होता है। इसके बाद फिर दूसरी विधायिका होती है राज्य विधायिका। तो ये राज्य विधायिका कहाँ पर होती है? तो राज्य विधायिका राज्यों के स्तर पर होती है और राज्यों के स्तर पर ये विधायिका कानून बनाती है और इसको राज्यों के स्तर पर लागू किया जाता है। तो राज्यों के स्तर पर जो विधायिका होती है इसे राज्य विधानमंडल कहा जाता है। तो जो राज्य विधानमंडल होगा, ये सभी राज्यों के विधानमंडल अपने अपने राज्यों के लिए ये कानून बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब जो विधायिका है मतलब हमारी केंद्र के स्तर की, या संघीय विधायिका है मतलब हमारी संसद है। तो इसमें संसद किसको किसको मिलाकर हम कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और हमारी राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद का गठन किससे किससे मिलकर होता है, तो इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों में से यदि किसी एक को भी हटा दिया जाए तो संसद का गठन नहीं होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला जाता है राज्य विधानमंडल। तो राज्यों में जो विधानमंडल होते हैं इसमें भी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये 3 होते हैं। अब इन तीनों में से किसी एक को अगर हटा दिया जाए तो राज्यों में विधानमंडल का गठन नहीं होगा। परंतु कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ये विधान परिषद नहीं होती है, तो वहां पर ये विधानमंडल का गठन कैसे होगा? तो वहां पर राज्यपाल और विधानसभा, इन दोनों से मिलकर इस विधानमंडल का गठन होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर विधानमंडल का गठन कैसे होगा? तो यहाँ पर विधानमंडल का गठन राज्यपाल और विधानसभा, इन दोनों से मिलकर होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यों के विधानमंडल में कौन कौन होता है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा। संसद में कौन कौन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमारे भारत की संसद के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो संसद हमारे भारत में दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जिस संसद की अपन बात करते हैं कि ये जो संसद है इसका स्ट्रक्चर, या इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो हमारे भारत के संसद है इसका नक्शा किसने तैयार किया था, तो इसका नक्शा हमारे भारत में एडविन लुटियंस ने तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यह संसद कहाँ पर है, तो यह संसद दिल्ली में है फ्रेंड। तो इसमें अब हम शुरू करते हैं। देखिए तो संसद में कौन कौन होता है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि संसद किसको मिलाकर हम कहते हैं, तो संसद हमारे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर हम इसे संसद कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद किसे कहते हैं, तो संसद हमारी विधायिका होती है, ये हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए कानून का निर्माण करती है और यह कानून पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, तो जो संसद होती है, संसद किसे किसे कहते हैं मिलाकर, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो संसद के 3 अंग होते हैं। अब इसके बाद में जिस संसद की अपन बात कर रहे हैं, तो हमारे भारतीय संविधान में इस संसद का कहाँ कहाँ पर प्रावधान है। तो पहले देखिए इसमें भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में इसका प्रावधान किया गया है संसद का। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक संसद का प्रावधान है, तो आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 टू 122। तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक ये संसद का प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि जिस संसद की अपन बात कर रहे हैं, तो इसके गठन के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79, इसमें लिखा है संसद के गठन के बारे में। तो संसद का गठन कैसे होगा, तो संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति से मिलकर होता है। ये लिखा है आर्टिकल 79 में। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के गठन के बारे में संविधान में कहाँ पर प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 79 में किया गया है। इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि जिस संसद भवन की अपन बात कर रहे हैं, जिस संसद के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये संसद भवन का वास्तुकार कौन था, या इस संसद का नक्शा किसने तैयार किया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे संसद भवन है हमारे भारत का, तो जो संसद भवन है इसका वास्तुकार का नाम क्या है, तो इसके वास्तुकार का नाम मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एडविन लुटियंस। तो इसमें 2 लोगों के नाम आपको ध्यान रखना होगा, एक तो एडविन लुटियंस है और दूसरे का नाम है हेवर्ट ब्रेकर। तो ये 2 लोगों ने मिलकर हमारे संसद भवन का नक्शा तैयार किया था, यह संसद भवन के वास्तुकार हैं ये दोनों। तो इन्होंने डिजाइन कब तैयार किया था इसका, तो इसका डिजाइन इन्होंने 1912-13 में तैयार किया था। और हमारे भारत में संसद भवन की नींव कब रखी जाती है, तो 12 फरवरी 1921 को संसद भवन की नींव रखी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद भवन का नक्शा या संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो ये ज़्यादा नाम आपको याद रखना होगा एडविन लुटियंस का। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इसमें आगे शुरू करते हैं कि जिस राज्यसभा की अपन बात कर रहे हैं, मतलब जो हमारी संसद है, तो संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। तो राष्ट्रपति तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में। तो इसमें हम पहले शुरू कर रहे हैं राज्यसभा को। ठीक है, अब राज्यसभा किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी संसद का यह अभिन्न अंग है। और इसके बाद में राज्यसभा ये उच्च सदन होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। राज्यसभा कैसा सदन है, तो ये हमारी संसद का उच्च सदन होता है। अब उच्च सदन राज्यसभा को क्यों कहा जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी राज्यसभा होती है ये कभी भंग नहीं होती, मतलब हमारे राष्ट्रपति इसे कभी भंग नहीं कर सकते। और इसके बाद में ये जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसलिए इसे हम राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहने के 2 कारण आपको याद रखने होंगे। पहला कारण तो ये है कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, और दूसरा इसमें जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये 6 साल होता है, और एक साथ में कभी भी राज्यसभा का चुनाव नहीं होता। ठीक है, तो राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में जो राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इन राज्यसभा के सदस्यों को राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा इन्हें चुना जाता है।
तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में जिस राज्यसभा की अपन बात कर रहे हैं, तो इस राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में, तो आर्टिकल 80 में लिखा है राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 में प्रावधान किया गया है। ये इसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। इसके बाद फिर आगे आपको ध्यान रखना है कि जिस राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, और राज्यसभा एक उच्च सदन होता है, तो इसका गठन राज्यसभा का कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इस राज्यसभा की पहली बैठक कब होती है? तो राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को की जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद फिर इसमें अगला आपको याद रखना होगा कि जिस राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं, इस राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना होगा कि जो राज्यसभा है, इसकी सदस्य संख्या वैसे तो 245 होती है, लेकिन अधिकतम इसमें 250 हो सकती है। आ रहा समझ में? तो जब राज्यसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में 245 है, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 245 है, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में जो पीओके वाला एरिया है, पीओके का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो पीओके इसका फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये 4 जिले उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर के 4 जिले जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, जिसको हम पीओके कहते हैं। और ये 4 जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको याद रखना होगा नाम, मीरपुर, हुंडजा, गिलगिट और मुजफ्फराबाद। ये 4 जिले पाकिस्तान के कब्जे में हैं, इन्हीं को मिलाकर कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो ये जो 4 जिले पाकिस्तान के कब्जे में हैं, और मान लीजिए कि हमारी भारत सरकार इन 4 जिलों को आज़ाद करा लेती है और पीओके को पूर्णतः हमारे भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है, तो फिर उस समय राज्यसभा की सदस्य संख्या ये 245 से 250 उस समय की जा सकती है, लेकिन 250 से इसके राज्यसभा की सदस्य संख्या और ज़्यादा नहीं की जा सकती। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है, और वर्तमान में कितनी है? 245 है। ये आपको जरूर याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में अब आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है कि जो 245 सीटें हैं। ठीक है, तो जो 245 सीटें हैं, इस 245 सीटों पर चुनाव कितने सदस्यों का होता है और इसमें मनोनीत कितने होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो जो राज्यसभा की 245 सीटें हैं फ्रेंड, इस 245 में चुनाव 233 सदस्यों का होता है। कितने मेंबर का इलेक्शन होता है इसमें? तो आपको ध्यान रखना होगा 233। जो 245 मेंबर हैं, इस 245 में से चुनाव कितने सदस्यों का होता है? 233 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, और इसमें सारे सदस्यों का चुनाव एक बार में कभी नहीं होता। इसमें राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, और एक साल में एक ही बार में सारे सदस्यों का चुनाव नहीं होता। जैसे लोकसभा में हम देखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में सारे के सारे सदस्य रिटायर हो जाते हैं और 5 साल के बाद में सारे सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन ऐसा राज्यसभा में नहीं होता। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अभी अब यहाँ पर ये जानिए कि जो राज्यसभा होती है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 545 होती है, और ये 245 होती है, और ये 245 में से चुनाव 233 का होता है, और बाकी जो 12 सदस्य होते हैं ये मनोनीत होते हैं। तो 233 सदस्यों का चुनाव होता है, मतलब ये निर्वाचित सदस्य होते हैं, और इसके बाद फिर बाकी जो 12 सदस्य होते हैं ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो 233 सदस्य हैं, तो इनका चुनाव कौन करवाता है फ्रेंड? तो इनका चुनाव हमारा भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, और ये जो 12 सदस्य हैं इनको हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को किस आधार पर मनोनीत करते हैं? तो जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जाना माना व्यक्ति होता है, ऐसे 12 व्यक्तियों को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रपति
राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और किस आधार पर इन्हें मनोनीत करते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इन 12 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये 4 ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसके आधार पर इन 12 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा और एग्जाम में कई बार इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में मान लो कोई बहुत बड़ा लेखक है और पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो ऐसे लेखक का अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ पर राज्यसभा में उसको सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। ऐसे मान लीजिए कि विज्ञान के क्षेत्र में अगर कोई फेमस है, तो ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में फेमस व्यक्ति को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा इससे मनोनीत किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने का मतलब मंत्रिमंडल की सलाह से इन्हें मनोनीत किया जाता है। तो ऐसे ही विज्ञान के क्षेत्र में हमारे भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप सभी लोग जानते ही हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था विज्ञान के आधार पर, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत फेमस थे वे। मिसाइल मैन के नाम से उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। फिर इसके बाद मान लीजिए कला के क्षेत्र में अगर कोई फेमस है, तो अगर कोई भी व्यक्ति कला जानता है और उसकी कला का अनुभव लेने के लिए राज्यसभा में उसे सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति कला में फेमस है, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। आ रहा समझ में? तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति खेल भी क्या है, कला है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते थे, तो 11 खिलाड़ी इनकी बॉल को पकड़ने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन फिर भी चौका छक्का ये लगाते थे। तो ये इनकी क्या है, कला। ऐसे रेखा जो कि फिल्म अभिनेत्री थी, तो ये इनको भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। तो जो भी व्यक्ति कोई भी कला जानता है, चाहे खेल के क्षेत्र में, चाहे कोई अच्छी एक्टिंग करता हो या कोई भी कला हो उसके पास, तो अगर वह भारत में फेमस है तो उसकी कला का अनुभव लेने के लिए यहाँ पर राज्यसभा में हमारे राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ऐसे 245 में से इन 12 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। अगर समाज सेवा के क्षेत्र में कोई बहुत फेमस व्यक्ति है, तो ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति को भी हमारे राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए इसमें कि कुछ राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या। तो इसमें सभी राज्यों की सीटों की संख्या हम नहीं देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं और जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए इसमें हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या है, तो आपको याद रखना होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हमारे भारत में हम देखते हैं कि ये भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की भारत में? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा, कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें किस राज्य में हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें होती हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही दूसरा राज्य का नाम आपको ध्यान रखना होगा महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में कितनी है राज्यसभा की सीटों की संख्या? तो ये आपको ध्यान रखना होगा 19 है। इसके बाद फिर अगला राज्य इसमें आ जाता है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 18। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही अगले राज्य का नाम आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। तो ये कम से कम आपको 4 राज्यों के नाम आपको जरूर याद रखना होगा। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आपको याद रखना होगा 11। ठीक है फ्रेंड। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तमिलनाडु में कितनी है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटों की संख्या किस राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया हमारे भारत में जहाँ पर ज़्यादा राज्यसभा की सीटों की संख्या है। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं कि न्यूनतम राज्यसभा की सीटों की संख्या हमारे भारत में किन किन राज्यों में है। तो देखिए इसमें पहला नाम आता है नागालैंड का। तो नागालैंड में मात्र 1 सीट है राज्यसभा की। इसके अलावा और भी हमारे भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर राज्यसभा की सीट 1 ही है। तो अगला राज्य का नाम आता है मिजोरम। तो मिजोरम में भी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं?
एक होती हैं। फिर इसके बाद में ऐसे अगला राज्य का नाम आ जाता है मणिपुर का नाम। तो मणिपुर में भी राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, एक होती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर और भी ऐसे ही अगले राज्य का नाम आ जाता है त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये ऐसे राज्य हमारे भारत के हैं जहां पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, एक एक सीट है इन सभी राज्यों में। तो ये हमारे भारत के ऐसे राज्य जहां पर राज्यसभा की न्यूनतम सीट है। आ रहा समझ में? तो कोई एक राज्य नहीं है जहां पर राज्यसभा की सीट सिर्फ एक ही है। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो हमारे भारत में 7 ऐसे राज्य हैं, 7 स्टेट। तो 7 स्टेट ऐसे हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर हमारे भारत में राज्यसभा की सीटें इन राज्यों में एक एक है। ये ऐसे 7 राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए इसमें कि हमारे भारत में जो राज्यसभा होती है तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और इनका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है। तो देखिए इसमें जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो इसमें एक चुनाव पद्धति का उपयोग होता है और इस पद्धति का नाम होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से यह चुनाव राज्यसभा के सदस्यों का किया जाता है। और किस अधिनियम के तहत यह पद्धति को अपनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा, इस पद्धति को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इस पद्धति को राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में अपनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है तो राज्यसभा के चुनाव में किस प्रकार की पद्धति को अपनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये पद्धति कैसे होती है, तो हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो पद्धति अपनाई जाती है वही पद्धति ये राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भी अपनाया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी किस पद्धति से होता है, इसी पद्धति से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें होता क्या है, तो इसमें मान लीजिए कि 4 मेंबर खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 मेंबर खड़े हुए A, B, C और D, इसमें 4 मेंबर खड़े हो गए तो इसमें अब वोट आपको चारों को देना है, ठीक है। अब चारों को वोट देना है तो इसमें क्या होता है, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है, वरीयता आपको देनी पड़ती है। तो इसमें पूछा जाता है कि आप सबसे पहले किसे वोट देना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले कहा कि हम A को वोट देना चाहते हैं। फिर एक उसमें पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि A नहीं चुनाव जीते तो फिर आप किसे देना चाहेंगे, तो हमने दूसरी प्रेफरेंस दे दी, किसको, दूसरी प्रेफरेंस हमने दे दी इसको B को। और मान लीजिए कि अगर B भी नहीं जीते तो तीसरी प्रेफरेंस आप किसे देना चाहते हैं, तो हमने कहा कि C को देना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए कि D भी नहीं जीता तो फिर आप चौथी प्रेफरेंस किसको देंगे, तो हमने कहा कि D को देंगे। तो ये ऐसे आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है, ठीक है। अब जब काउंटिंग होगी तो सबसे ज़्यादा वोट मान लीजिए कि किसको मिला है, A को, तो ये तो बरकरार रहेगा। और मान लीजिए कि सबसे कम वोट अगर जैसे मिला किसको, D को, तो सबसे कम वोट अगर D को मिली है तो यहाँ पर D जो होता है इसको चुनाव की दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। अब बचे फिर 3, तो जो D की वोट थी, इन D की वोट को इन तीनों ही सदस्यों में बराबर भागों में बांट दिया जाता है। फिर इसके बाद में काउंटिंग होती है। अब काउंटिंग के बाद फिर देखा जाता है कि सबसे कम वोट किसे मिले हैं। अब मान लीजिए कि सबसे कम वोट मिला है किसको, ये इसको C को, तो फिर क्या होगा कि जो C की वोट होती है, इन C की वोट को इन दोनों सदस्यों में बराबर भाग में बांट दिया जाता है। अब फिर इसके बाद इन दोनों में से तो इन दोनों में से जिस सदस्य के पास सर्वाधिक मत होते हैं, सर्वाधिक वोट होते हैं, ये विजयी घोषित होता है। तो इस प्रकार से इसमें चुनाव होता है और ऐसी प्रणाली को आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में तो ये जो पद्धति है, इस पद्धति को किस अधिनियम के तहत अपनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा एक अधिनियम बनाया गया था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो ये अधिनियम में इसका प्रावधान था इस पद्धति का और यह पद्धति आज तक प्रचलित है। इसके बाद फिर ये जो राज्यसभा के सदस्यों की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें किसके बारे में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 80 का खंड 4। तो अनुच्छेद 80 का खंड 4 इसमें लिखा हुआ है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव कौन करेगा, तो इनका चुनाव राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इसमें राज्यों की विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य होते थे, जिसमें एक एंग्लो इंडियन होता था,
तो ये राज्यों की विधानसभा में जो एक एंग्लो इंडियन होता था, यह एंग्लो इंडियन इसमें वोटिंग नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो ये आर्टिकल 80 का पार्ट 4 अनुच्छेद 80 का खंड 4 इसमें यह प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राज्य की विधानसभा है, तो राज्य की विधानसभा में जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव किस प्रकार होता है, ये हमने आपको यहाँ पर बताया है। अब इसके बाद में जो राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा में कोई भी अगर सदस्य बनना चाहता, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो इसके लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो पहले योग्यता इनके लिए यह निर्धारित की गई है कि वह भारत का नागरिक हो। आ रहा समझ में? पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। और दूसरी योग्यता इसके लिए यह है कि कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। इसके बाद फिर अगली योग्यता इसके लिए आ जाती है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद फिर चौथी योग्यता होती है कि संसद विधि द्वारा निर्धारित अर्हता, या फिर हमारी संसद विधि के माध्यम से, कानून के माध्यम से जो भी योग्यता निर्धारित करती है, जो भी अर्हता निर्धारित करती है, तो ये चारों योग्यता ही जो व्यक्ति धारण करता है वह राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये हुई हमारे राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन किया गया है। तो ये अनुच्छेद 84 में ऐसा प्रावधान किया गया है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो आपको याद रखना होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 का खंड 1, इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। तो जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वह कितना होता है, तो 6 साल होता है। और इसके बाद में जो हमारी राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। जैसा अपन देखते हैं कि लोकसभा को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में जो राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल कितना होगा, तो इनके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनको सांसद कहते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। और ये जो सदस्य होते हैं ये प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, और इतने ही सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा आप समझिए कि जैसे हम देखते हैं कि हमारी लोग राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कुल कितने मेंबर हैं, तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। अब इस 245 में से चुनाव कितने का होगा, तो इसमें से चुनाव 233 सदस्यों का होता है। तो बाकी जो 12 मेंबर थे इसमें, तो 12 मेंबर का चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो 12 सदस्य होते हैं तो ये 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें अपन देखते हैं जो 12 सदस्य होते हैं ये मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं, जाने माने होते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये जो 12 सदस्य होते हैं इनका चुनाव नहीं होता, इनको मनोनीत किया जाता है। इसलिए बचे कितने, 233 मेंबर इसमें बचते हैं। तो चुनाव कितने का होता है, तो चुनाव 233 सदस्यों का होता है। तो ये जो 233 सदस्यों का चुनाव होता है, तो एक ही बार में इन सारे सदस्यों का चुनाव नहीं होता। इन सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को रिटायर होना पड़ता है। मतलब इसमें कितने सदस्यों का चुनाव होगा एक बार में, तो 2 साल में प्रत्येक 2 वर्ष में इसका चुनाव होता है और 1/3 सदस्य इसमें रिटायर होते हैं। अब आप सोचिए कि जैसे जो 233 मेंबर हैं, ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं जो 233 मेंबर इसमें, तो 233 सदस्यों का चुनाव एक बार में नहीं होगा, हर 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में इसमें 100 मतलब 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य इसमें रिटायर होते हैं।
तो जो एक 233 है, तो 233 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो जब इसको अपन काटते हैं तो इसमें 77 और पॉइंट में आता है। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ पर 77 मेंबर। तो जो 77 सदस्य होते हैं, ये 77 सदस्य 2 वर्ष में रिटायर होंगे। तो इनका चुनाव एक चक्रीय क्रम में होता है, एक रोटेशन में इनका चुनाव होता है। कैसे, तो जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर जो 77 मेंबर हैं, इनका चुनाव हुआ, तो फिर इनका चुनाव होने के बाद में 2 साल के बाद में, फिर 2 साल के बाद में हम देखेंगे कि इसमें 77 सदस्यों का फिर चुनाव होगा। ठीक है, 77 सदस्यों का कब चुनाव होगा इनका, तो 2 साल के बाद में फिर इनका चुनाव हुआ। तो 77 सदस्य रिटायर होते हैं और 77 सदस्य का चुनाव होता है। और इनके चुनाव में वोट कौन डालता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है, तो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनको चुना जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर 77 सदस्यों का चुनाव फिर हुआ, फिर इसके बाद 2 साल के बाद फिर 77 सदस्यों का फिर चुनाव होगा। कितने साल के बाद में, 2 वर्ष के बाद में। तो 2 वर्ष के बाद में फिर यहाँ पर 77 मेंबर का चुनाव हुआ। फिर इसके बाद में अगले 2 वर्ष के बाद में फिर ये 77 मेंबर का चुनाव होगा। तो हमने देखा कि ये जो 77 सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो इसके 2 साल के बाद में यहाँ पर इनका चुनाव हुआ, तब तक कितने होगा, 2 साल। ये इनका साल कितना हो गया, 2 साल इनका कार्यकाल हो गया। फिर इसके बाद में ये 77 के 2 साल के बाद में फिर 2 वर्ष के बाद चुनाव हुआ 77 का, तब तक इनका कार्यकाल कितना हो चुका था, 4 साल हो चुका था। फिर इसके बाद में ये 77 के बाद में फिर 2 साल के बाद में फिर चुनाव होगा, तब तक इनका कार्यकाल कितना हो चुका है, 6 साल इनका हो चुका है। और ये 77 रिटायर हो जाते हैं। फिर इसके बाद में 77 का चुनाव होगा। फिर अगले 2 साल में जब यहाँ पर आएंगे तो इनका कार्यकाल 6 साल हो चुका है, तो फिर ये 77 रिटायर हो जाते हैं और इनका चुनाव होगा। तो ऐसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष में, और इनका चुनाव रोटेशन क्रम में होता है, चक्रीय क्रम में होता है। कभी भी एक साथ में सारे सदस्यों का चुनाव नहीं होता फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से ये इनकी चुनाव प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद में फिर इसमें 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, तो 1/3 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जितने रिटायर होंगे उतने ही निर्वाचित होते हैं। इनका चुनाव कौन कराता है, तो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग इसका चुनाव कराता है। और इसमें वोट कौन लोग डालते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये इसमें वोट डालते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे इसमें देखते हैं कि जो राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा की शक्तियाँ क्या हैं या इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसमें जो राज्यसभा की शक्तियाँ होती है, तो इसमें पहली शक्ति हो जाती है विधायी शक्ति। अब राज्यसभा की जो विधायी शक्ति है, तो यहाँ पर विधायी शक्ति का मतलब क्या हो जाता है कि कानून बनाने में भी हमारे राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो कानून बनाने में, विधि निर्माण में हमारी राज्यसभा की जो भूमिका होती है उसको हम कहते हैं विधायी शक्ति। तो कानून निर्माण में हमारी जो राज्य सभा होती है, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखिए, इसमें पहला तो विधायी शक्ति में क्या होगा कि जब हमारे भारत में संविधान संशोधन किया जाता है, तो संविधान संशोधन में जितना अधिकार लोकसभा को होता है, उतना ही अधिकार हमारी राज्यसभा को भी होता है। मतलब संविधान संशोधन के समय हमारी राज्यसभा को भी लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त होता है, शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है कि जो धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक के मामले में हमारी राज्यसभा को सीमित अधिकार प्राप्त है, या यूं कहे कि जो धन विधेयक होते हैं, तो इन धन विधेयकों पर हमारी राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो धन विधेयक होते हैं, तो धन विधेयक पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है। जब लोकसभा इस विधेयक को पारित करती है, तो राज्यसभा के पास रखा जाता है और राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर इसे पारित करना होता है। अगर राज्यसभा इसको 14 दिनों के अंदर पारित करती है तो ठीक, और नहीं पारित करती है तो भी इसे पारित मान लिया जाता है। तो जो धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, इस पर राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है गैर वित्तीय विधेयक। अब जो गैर वित्तीय विधेयक होते हैं, तो गैर वित्तीय विधेयक मतलब जो वित्त विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है, तो जो विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं है, तो ऐसे विधेयकों पर जितना अधिकार लोकसभा को होता है, उतना ही अधिकार हमारी राज्यसभा को भी होता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये विधायी शक्ति हमारी
राज्यसभा की मैंने आपको बताई, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि जो हमारी राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये विशेष अधिकार कौन कौन से होते हैं, तो ये यहाँ पर देखिए इसमें, तो पहला आ जाता है यहाँ पर अनुच्छेद 249, ठीक है। तो आर्टिकल 249, तो अनुच्छेद 249 में हमारी राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे राज्यसभा के विशेष अधिकार कौन से हैं, तो अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, ये दोनों अनुच्छेद आपको ध्यान रखना होगा। अब इन अनुच्छेद में वर्णन क्या है, इसमें लिखा क्या है, तो आपको ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 में लिखा है कि यदि कोई विषय भले ही राज्य सूची का है और यह विषय अगर राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है, और हमारी राज्यसभा उसे पारित कर देती है, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देती है, तो भले ही वह विषय राज्य सूची का है, इस पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को प्राप्त हो जाता है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी राज्यसभा को प्राप्त है, ये अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। आ रहा समझ में? फिर से समझिए मैंने क्या बोला है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो आर्टिकल 249 है, इसमें यह लिखा है कि भले ही कोई विषय राज्य सूची का हो। अब ये राज्य सूची का मतलब क्या होता है, तो जब हम संविधान की अनुसूचियां पढ़ते हैं, तो संविधान की अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। अब जो संघ सूची होती है, तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संघ सरकार को होता है, और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी राज्य सरकार को होता है, मतलब राज्य के विधानमंडल को होता है। और संघ जो समवर्ती सूची होती है, तो समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, संघ को भी और राज्यों को भी। और अगर दोनों में किसी प्रकार का विवाद होता है, तो संघ द्वारा या संसद के द्वारा बनाए गए कानून या विधि मान्य होती है। और मान लीजिए कि ऐसा कोई विषय जो तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो फिर उस पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को प्राप्त होता है, और यही संसद की अवशिष्ट शक्ति कहलाती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अनुच्छेद 249 है, तो इसमें यह लिखा हुआ है कि भले ही कोई विषय राज्य सूची का है, मतलब उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है, परंतु ऐसा कोई विषय जो राष्ट्रीय महत्व का है, आ रहा समझ में, ऐसा कोई विषय जो कैसा है, राष्ट्रीय महत्व का है। तो अगर कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है और यह विषय भले ही राज्य सूची का है, और ऐसे विषय को हमारी राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देती है, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को प्राप्त हो जाता है। ये लिखा है आर्टिकल 249 में, और यही अधिकार हमारी राज्यसभा का विशेष अधिकार कहलाता है, या इसकी विशेष शक्ति कहलाती है। इसके बाद में दूसरा विशेष अधिकार क्या है, तो दूसरा विशेष अधिकार हमारी राज्यसभा का होता है अनुच्छेद 312। अब अनुच्छेद 312 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 312 में लिखा है कि यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है, ठीक है, तो अगर कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज या कोई भी एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है, तो इस अखिल भारतीय सेवा का गठन करने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ पारित कराना पड़ता है, तो सबसे पहले प्रस्ताव हमें राज्यसभा में पारित कराना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, अखिल भारतीय सेवा होती है, तो हमारे भारत में IAS, IPS और IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो 3 प्रकार की सर्विसेज होती हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, अखिल भारतीय सेवा होती है। तो इन अखिल भारतीय सेवा, मान लीजिए कि कोई केंद्रीय सेवा है, ठीक है, जैसे भारतीय नमक सेवा है, भारतीय सूचना सेवा है। अब मान लीजिए कि इस प्रकार की सेवा को अगर अखिल भारतीय सेवा बनाना है, तो सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ पर रखा जाएगा, हमारी राज्यसभा में रखा जाएगा। और राज्यसभा अगर इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, तो ये केंद्रीय सेवा अखिल भारतीय सेवा बन जाती है। तो क्या ऐसा कभी हमारे भारत में आज तक हुआ है? हाँ, हुआ है। कब हुआ है? तो 1966 में, 1966 में ऐसा हुआ था, जब हमारे भारत में जो भारतीय वन सेवा है, तो भारतीय वन सेवा पहले केंद्रीय सेवा हुआ करती थी। तो इस भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा 1966 में बनाया गया था। तो पहले हमारी राज्यसभा ने अनुच्छेद 312 के तहत हमारी राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया
और उसके बाद लोकसभा में गया, तो अगर राज्यसभा पारित कर देती है तो लोकसभा को तो पारित करना ही पड़ता है। आ रहा समझ में? तो अगर कोई भी सेवा अगर केंद्रीय सेवा है और उसे अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो सबसे पहले 2/3 बहुमत से कहाँ पारित कराना पड़ेगा? राज्यसभा में पारित कराना पड़ता है। तो जब राज्यसभा इसे पारित कर देगी तो वह सेवा अखिल भारतीय सेवा बन जाती है, क्योंकि लोकसभा को तो फिर लोकसभा को तो पारित करना ही पड़ेगा अगर राज्यसभा ने पारित किया है तो ये विशेष अधिकार अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, ये 2 अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी राज्यसभा को प्राप्त हैं। ये अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये हमारी राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा राज्यसभा की जो अन्य शक्तियाँ हैं, तो अन्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं ये देखिए इसमें। तो राज्यसभा की अन्य शक्तियों में अगली शक्ति आ जाती है कि राज्यसभा के सदस्यों का उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लिया जाता है। आ रहा समझ में? तो जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें वोट डालते हैं। इसके बाद फिर जब हमारे भारत में उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहले लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कभी भी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में से किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना है तो पहले राज्यसभा में ही उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। आ रहा समझ में? जब राज्यसभा उसे पारित करेगी तब लोकसभा में जाएगा। तो इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब ये हो जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो इसमें जो सदस्य वोट डालते हैं, मतदान करते हैं, उन्हें निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमारी राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इन्हें भी शामिल किया गया है। इसके बाद फिर अगली शक्ति हो जाती है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। इसके बाद फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जो अन्य संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं इनको हटाने में भी हमारी राज्यसभा की बराबर की भूमिका होती है। तो बराबर की भूमिका मतलब जितना अधिकार हमारी लोकसभा को प्राप्त होता है उतना ही अधिकार हमारी राज्यसभा को भी प्राप्त है। ये इन मामलों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इसमें प्रावधान होता है या अगली इसकी शक्ति होती है हमारी राज्यसभा की कि जब आपातकाल की स्थिति होती है, मतलब जब आपातकाल की स्थिति होती है तो आपातकाल की अवधि के दौरान यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो जाती है तो राज्यसभा का अनुमोदन उसमें जरूरी हो जाता है। आ रहा समझ में? इसका मतलब ये है कि यदि जो भी आपातकाल है या आपातकाल लगाया गया है और आपातकाल की अवधि यदि 1 महीने से ज़्यादा है और ऐसे स्थिति में लोकसभा विघटित हो गई है तो फिर उस समय हमारी राज्यसभा का अनुमोदन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी राज्यसभा की शक्तियाँ थी, ये इसके कुछ कार्य थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी राज्यसभा होती है तो राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन हैं इसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। तो देखिए राज्यसभा के पदाधिकारियों में पहले आ जाते हैं सभापति और दूसरे होते हैं उपसभापति। तो जो राज्यसभा में सभापति होते हैं फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं यही हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। और याद रखिएगा कि हमारे उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है ये उपराष्ट्रपति के नाम से सैलरी नहीं मिलती, इन्हें सैलरी राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें सैलरी प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, मतलब जो पहले उपराष्ट्रपति थे वही हमारे राज्यसभा के पहले सभापति हुए। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद फिर इसके वर्तमान सभापति कौन है?
मतलब जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति रहेंगे वे राज्यसभा के सभापति रहेंगे। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो श्री जगदीप धनखड़ ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं और यही हमारे राज्यसभा के वर्तमान के सभापति हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, तो ये है श्री जगदीप धनखड़, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरे आते हैं उपसभापति। तो राज्यसभा के जो सभापति के बाद उपसभापति का नाम आता है। तो ये जो उपसभापति होते हैं, इन उपसभापति को कैसे चुना जाता है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर इस उपसभापति का चुनाव करते हैं। तो जिसको ज़्यादा वोट मिलती है वह उपसभापति बनता है राज्यसभा का। अब इसके बाद में तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने थे, तो एस.बी. कृष्णमूर्ति राव ये प्रथम उपसभापति बने थे हमारे राज्यसभा के। और वर्तमान कौन है, तो वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति का नाम आपको ध्यान रखना होगा, श्री हरिवंश नारायण सिंह, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, हो सकता है कि आने वाले समय में इनके स्थान पर, किसके स्थान पर, हरिवंश नारायण सिंह के स्थान पर और कोई दूसरा उपसभापति बन सकता है। तो जब भी कोई नया उपसभापति बने तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में इनके अलावा और कौन कौन होता है, तो राज्यसभा में हम देखते हैं कि महासचिव होता है, जनरल सेक्रेटरी जो कि IAS होता है, ये भी वहाँ पर के पदाधिकारी होते हैं। अब फिर मान लीजिए कि जैसे राज्यसभा का जब सत्र चलता है, जैसे संसद का सत्र चलता है, तो संसद के सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सत्र चलता है। अब मान लीजिए कि जैसा सभापति नहीं है, तो सभापति नहीं है तो वहाँ पर कौन काम करेंगे, उपसभापति काम करेंगे राज्यसभा में। और अगर उपसभापति भी उपस्थित नहीं है तो फिर कौन काम करेंगे, तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो भी मनोनीत सदस्य होता है, जो वरिष्ठ सदस्य होता है जिसको हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वे यहाँ पर राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति, और उपसभापति नहीं है तो जिसको हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वरिष्ठ सदस्य को, वह यहाँ पर सभापति के रूप में काम करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमने राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में आपको बताया है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, तो इनको वेतन कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमारी जो भारत की संचित निधि होती है, तो भारत की संचित निधि से इन्हें वेतन प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए हमारे राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपको ध्यान रखना होगा। तो आर्टिकल 89, तो अनुच्छेद 89 इसमें क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 89 में लिखा है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वह कौन सा पदाधिकारी है जो राज्यसभा का सभापति होता है परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जैसे लोकसभा में हम देखते हैं तो लोकसभा में अध्यक्ष होता है, तो लोकसभा में अध्यक्ष वही बनता है जो लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन जो राज्यसभा के सभापति होते हैं तो राज्यसभा के सदस्य नहीं है लेकिन राज्यसभा के सभापतित्व का कार्य करते हैं, मतलब सभापति के रूप में काम करते हैं। तो ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जो राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति के रूप में निर्वाचित किया जाता है। तो राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं तो अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति के लिए उसको खड़ा किया जाता है। तो उसमें एक भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं, और जिसको ज़्यादा वोट मिलती है वह उपसभापति के रूप में निर्वाचित होता है। तो ये उपसभापति को कौन चुनते हैं, तो ये उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य मिलकर इसे चुनते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इनको हटाने के लिए क्या प्रोसीजर होगी। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति को हटाना है या सभापति को हटाना है तो इनको हटाने के लिए 14 दिन पहले इन्हें सूचना दे दी जाती है कि हम आपको हटाना चाहते हैं। तो हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जाता है और फिर राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी, और इसके बाद में यदि इसे पूर्ण बहुमत से, मतलब लगभग एक विशेष बहुमति होता है, तो अगर राज्यसभा में इसे विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो फिर इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया है तो लोकसभा को तो पारित करना ही पड़ेगा, और लोकसभा में सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए साधारण बहुमत से इसे पारित करना पड़ता है।
और जैसे ही लोकसभा पास करेगी तो इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और जो सभापति है मतलब उपराष्ट्रपति है, तो ये अपना इस्तीफा किसे देंगे, ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। तो या तो ये खुद भी अपनी इच्छा से इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को, या इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 90। तो आर्टिकल 90 इसमें क्या लिखा है, तो इसमें उपसभापति का पद रिक्त होना, ये इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो सभापति है ये अपना त्यागपत्र दे सकता है। आ रहा समझ में? तो ये किसको देगा सभापति, तो जो उपसभापति है ये अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। तो जो सभापति है मतलब उपराष्ट्रपति है, ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। और यहाँ पर राज्यसभा में जो उपसभापति है ये अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो ये अपना त्यागपत्र सभापति को देगा, मतलब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो इसका पद रिक्त हो जाता है। इसके बाद फिर और किस कारण से उपसभापति का पद रिक्त होगा, तो राज्यसभा की सदस्यता यदि उसकी समाप्त हो जाए, मतलब राज्यसभा में उसका जो कार्यकाल 6 साल था ये समाप्त हो जाए, तो उपसभापति का पद रिक्त हो जाएगा। या फिर उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को दे दे तो इसका पद रिक्त हो जाता है। और इसके बाद में कैसा इसका पद रिक्त होगा, तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा बहुमत पारित संकल्प के द्वारा इसे हटा दिया जाए तो इसका पद रिक्त हो जाता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये इतने कारण हैं जिसकी वजह से राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आर्टिकल 92 अनुच्छेद 92। इसमें लिखा है कि जब राज्यसभा का सभापति या उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब ये पीठासीन के रूप में काम नहीं करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया है, तो उस समय ये हमारे सभापति पीठासीन के रूप में काम नहीं करेंगे। फिर ये अगर मान लीजिए कि जो उपसभापति है राज्यसभा में, इस उपसभापति को हटाने के लिए यदि संकल्प रखा गया है राज्यसभा में और वह विचाराधीन है, तो उस समय ये उपसभापति भी वहाँ पर राज्यसभा में पीठासीन के रूप में काम नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे सभापति हो चाहे उपसभापति हो, इन्हें हटाने के लिए अगर राज्यसभा में कोई भी संकल्प रखा गया है तो फिर ये अपने पद पर रहते हुए कार्य नहीं करेंगे, ये सभापति के रूप में या पीठासीन अधिकारी के रूप में काम नहीं करते हैं। ये लिखा है आर्टिकल 92 में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर ये राज्यसभा के बारे में बताया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, और एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये राज्यसभा का टॉपिक समाप्त हुआ और आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।